हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? यह सवाल हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है। किसी के लिए कामयाबी ज़रूरी है, किसी के लिए जीत ज़रूरी है, किसी के लिए विश्व शांति और किसी के लिए उच्च शिक्षा एवं अच्छी से अच्छी शिक्षा, किसी के लिए मोहब्बत और रिश्ते। लेकिन ये जवाब दरअसल झूठे हैं। हम इन चीज़ों को इसलिए ज़्यादा महत्व देते हैं, हम इन सब चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरी इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता और वो है ज़िंदा रहने की ज़रूरत। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लेकर 21वीं शताब्दी के सपने तक और क्रिकेट से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक हम क्या-क्या बातें करते रहते हैं। लेकिन बुद्धिजीवियों की तरह बातें करने की सहूलियत हमें इसीलिए हासिल है क्योंकि हम जिंदा हैं और हमारी ज़िंदगी में वो पूस की रात नहीं आती जिससे हल्कू को गुजरना पड़ा। मुंशी प्रेमचंद जी की यह अमर कहानी सुनाने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप अपनी नज़रों को इंडिया से घुमाकर हिंदुस्तान की ओर लेकर जाइए, भारत की तरफ लेकर जाइए। उस समय को विजुलाइज करिए जहां आज भी भादों में छप्पर टपकता है, जेठ में चमड़ियाँ झुलस जाती हैं और पूस की रात में हड्डियाँ सूख कर लकड़ी हो जाती हैं। ये कहानी है हल्कू और जबरा की। ये कहानी है हल्कू, मुन्नी और जबरा की। हल्कू एक किसान है जो अपनी हथेली भर खेत पर खेती करता है, फसल उगाता है और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता है और कर्ज में गले तक डूबा हुआ है। मुन्नी उसकी पत्नी है और जबरा उसका वफादार कुत्ता। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी जिसका नाम है पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गले से छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए तो हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? हार का मतलब होता है खेत खलियान। माघ और पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूछ सिर पर आ गया है, कम्बल के बिना हार में रात को किसी तरह नहीं सो सकता वह। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से तो टल जाएगी। यह सोचता हुआ अपना भारी भरकम डील जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था क्योंकि उसका नाम तो हल्कू था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, भला तो छूटे, कम्बल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा क्या कम्बल? ना जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? चुकने नहीं आती का मतलब यहाँ उधार से है जो खत्म ही नहीं होता। मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस भी सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे।
एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी। आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है क्या? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहो, तो यहाँ क्या लेने चले आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? सोचते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आया हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ पर सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं जरा, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूँ। यह खेती का मजा है, और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भाग जाए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कम्बल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए वहाँ। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अगले पंजे की उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी, अर्थात उसकी गर्म सांस महसूस हुई। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। किसी तरह रहा ना गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले न लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू बैठ गया और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है, बर्फ बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था।
हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे रहा नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौध उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, मतलब थोड़ा गर्म हो जाएंगे, थोड़ा गर्मी लग हो जाएगी तो आके सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक है जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है कि नहीं? जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे हुए जाते थे, नंगे पांव गले लगे जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। थोड़ी देर में अलाव जल गया। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठ गया। आग ताप ही रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था, मतलब छिपा नहीं पा रहा था, बहुत खुश था गर्मी को पाकर के। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना? जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय ना सूझा? नहीं इतनी ठंड क्यों ही खाते हम सब? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबरा ने उस अग्निराशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों से जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, ये सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बची थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। उसको आलस्य आ जाता था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया।
फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ता था। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, ली हो, ली हो, ली हो। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डालते थे, यानी उसका सर्वनाश कर दे रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक ऐसा ठंडा लगा, ऐसा ठंडा चुभने लगा, बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैली गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है क्या? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या मतलब, जब तुमको यहाँ पे सोना ही है तो। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे पता भी है, तुझे तो अपने खेत की ही पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा था, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो ये थी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की पूस की रात। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।